गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIAS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम हैं कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज वाली जो हमारी सीरीज है उसमें। और इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे यूपीएससी हर साल सवाल पूछता है। और वो है दोस्तों बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम टोटल लगभग 7 क्लासेज लेंगे बायोडाइवर्सिटी की आपकी। जिसमें आज पहली क्लास जो है उसमें हम देखेंगे जैव विविधता के प्रकार क्या है, जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है, जैव विविधता प्रवणता क्या होती है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग अजहर खान। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछे गए एक सवाल से। देखिए बायोडाइवर्सिटी पर 2011 में यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा था इस वाले चैप्टर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट था उच्चतर अक्षांशों की तुलना में, जो उच्च अक्षांश है उनकी तुलना में जो निम्न अक्षांश है में जैव विविधता जो है वो सामान्यतः अधिक होती है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है जो पर्वतीय प्रवणताओं यानी कि पर्वतीय जो ग्रेडियंट्स है, बताऊंगा आगे क्या है, में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जो निम्नतर उन्नतांश है उनमें जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये दो स्टेटमेंट पूछे गए थे दोस्तों। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी है। कैसे सही है आपको इसी क्लास में आगे भी पता लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा सवाल और 2011 में एक और पूछा है फिर इसी पर। क्या पूछा है कि जो जीव विविधता है वो निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। यानी कि एक तरीके से हमसे पूछ रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या क्या फायदे पहुंचाती है मानव जाति के लिए। तो पहला है मृदा निर्माण के माध्यम से, मृदा अपरदन की रोकथाम करती है उसके माध्यम से, अपशिष्टों का ये पुनः चक्रण रिसाइकलिंग करती है उसके माध्यम से, और चौथा है शस्य परागण परागण करती है उसके माध्यम से। तो दोस्तों इसके भी चारों ये जो ऑप्शन है डी इसका आंसर है। ठीक है, अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स की। इन ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इनका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, इनका जो एक्सप्लेनेशन है। देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता। अगर सिंपल सा हम कहें तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी जीव हैं, कुल जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो जैव विविधता है। लेकिन दोस्तों इसको ऐसे समझिए जैसे कोई भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, तो इस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी पादप हैं या जंतु हैं, ये जो कुल पादप और जंतु जो पाए जा रहे हैं इस भौगोलिक क्षेत्र में, ये इस भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता है। इस भौगोलिक क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी ये होगी। इसके साथ साथ इसमें सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ ये जीव जंतु ये पाए जा रहे हैं, इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि इसके साथ साथ ये जिस पर्यावरण में निवास कर रहे हैं, ये देखिए जिस पर्यावरण में निवास कर रहे हैं, आवास कर रहे हैं जिस पर्यावरण में, वो पर्यावरण भी जैव विविधता के अंतर्गत आएगा। अब बायोडाइवर्सिटी में दोस्तों देखिए, अब ये तो रही इसका हम बेसिक जो समझा। लेकिन 1992 में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में। उसमें जैव विविधता की एक मानक परिभाषा निर्धारित की गई थी। वो परिभाषा क्या कहती है इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये कह रहा है दोस्तों जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर, इन जीवों के मध्य अंतर, और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधता है। यानी कि वही कह रहा है ओवरऑल कि कोई भी जो क्षेत्र है, स्रोत जो है अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय, वहां जो पाए जाने वाली जो जीव जंतु स्पीसीज जितने भी है वो टोटल जो है वो जैव विविधता है। साथ ही ये क्या कह रहा है, और उसमें क्या देखेंगे हम जैव विविधता के अंतर्गत, इसमें ये तो हमने ओवरऑल देख लिया। दूसरा है इसमें हम देखेंगे इस स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है उसमें कि इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, यानी एक प्रजाति में विविधता कैसे पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए खरगोश है, तो खरगोश एक प्रजाति है। अब खरगोश भी आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स के दिखते हैं। मानव को ही ले लीजिए दोस्तों, हम है, अब हम एक ही प्रजाति के, लेकिन हम सबका रंग रूप लुक सब अलग अलग है, उसको भी एक जाति में पाई जाने वाली विविधता को भी देखेंगे। दूसरा विभिन्न जातियों के मध्य भी देखेंगे, एक प्रजाति बंदर की है, एक प्रजाति खरगोश की है, ये अलग अलग दोनों की विविधता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा तथा पारिस्थितिकी विविधता भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। गुड मॉर्निंग VKID। ये दोस्तों जैव विविधता की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एज पर पृथ्वी सम्मेलन।
अगला देखते हैं दोस्तों, अब देखिए डायग्राम देखिए, ये है जैव विविधता, देख रहे हो आप, अलग अलग प्रजाति जो दिख रही है आपको, ये बायोडायवर्सिटी है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो आपको देखने को मिलेगा, ये सब, इसको हम बायोडायवर्सिटी बोलेंगे। अब ये फैक्ट और आप याद रखिएगा, अगर हम पृथ्वी पर जैव विविधता की बात करते हैं ना दोस्तों, तो सर्वाधिक जो संख्या है ना वो कीटों की है, ये आप याद रखना, सर्वाधिक संख्या कीटों की है। और जो कुल प्रजातियों की, जैसे सभी कुल प्रजातियां इतनी है, उसका सर्वाधिक कौन है? कीट। ये आप देख लीजिएगा, ये फैक्ट। अब दोस्तों एक सवाल देखिए इस पर, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, ठीक है। और क्या पूछा है? आनुवंशिक विविधता का आशय होता है जातियों में जीनों की भिन्नता से। दूसरा, किसी जाति में अपेक्षाकृत कम विविधता से एकरूपता उत्पन्न होती है। तीसरा कह रहा है सामान्यतः जातियों की संख्या अधिक होने पर जाति विविधता में कमी आती है। किसी क्षेत्र में आवासों में विषमांगता अधिक होने या समुदाय के आवासों या भौगोलिक क्षेत्र की विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये जो विविधता के प्रकार है ना, आनुवंशिक विविधता, जो ये 3 टाइप की जैव विविधता होती है जो हम डिस्कस करेंगे, उस पर ये सवाल है। अब इस सवाल को डिस्कस करने से पहले वो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर आप खुद दोगे। देखिए दोस्तों, अगर हम जैव विविधता के प्रकारों की बात करते हैं तो जैव विविधता 3 तरीके की है, हम जो जिसको डिस्कस करेंगे। एक है दोस्तों आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। एक है प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरी है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इन तीनों को देखिए, आनुवंशिक विविधता क्या है, इसको ऐसे समझो जैसे एक ही प्रजाति है, हाँ मानव से ही समझ लीजिए, जैसे मैं हूं दोस्तों, मेरा रंग रूप लुक्स जो है वो अलग है, किसी अन्य व्यक्ति का मुझसे अलग है, किसी थर्ड पर्सन का और अलग है। यानी कि, और ये क्यों है? क्योंकि हम सबके जीन जो है ना वो अलग अलग है, इसलिए ये है। तो ये है आनुवंशिक विविधता। प्रजाति विविधता क्या है फिर? अब एक मानव ले लीजिए, एक खरगोश ले लीजिए, एक शेर ले लीजिए, ये अलग अलग प्रजाति है। मानव अलग प्रजाति है, खरगोश अलग प्रजाति है, शेर अलग प्रजाति है, ये प्रजाति विविधता है। और ये जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? एक मान लो डेजर्ट इकोसिस्टम है, एक मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्रों वाला इकोसिस्टम है, तो इन दोनों के मध्य जो विविधता है अलग अलग जो है वो पारितंत्र विविधता है। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अब आनुवंशिक विविधता क्या है? आनुवंशिक विविधता का आशय देखिए दोस्तों, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। अभी हमने देखा ना कि सबका अलग अलग है, तो इसको इस तरीके से समझिए। देखो, इसको खरगोश के एग्जांपल से समझो, ये एक ही प्रजाति है खरगोश की, रैबिट की, बट आप देख रहे हो इनमें विविधता देख रहे हो, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये खरगोश अलग दिख रहा है, ये अलग ही दिख रहा है, ये एकदम व्हाइट दिख रहा है। तो ये जो विविधता है ना, ये आनुवंशिक विविधता है। और ये क्यों है? इनके जीन पूल के कारण। प्रजाति एक ही है खरगोश, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, ये है आनुवंशिक विविधता। एक और एग्जांपल देखिए, ये देखिए डॉग्स देख रहे हो, ये डॉग्स अलग दिख रहा है, प्रजाति एक ही है, कुत्तों की प्रजाति है डॉग्स। ये डॉग देखिए और ही अलग दिख रहा है, ये और अलग दिख रहा है, ये और भी अलग दिख रहा है। तो ये जो विविधता है ना, इनके अंतर्गत जो ये डाइवर्सिटी है, ये है आनुवंशिक विविधता। आई होप, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कमेंट करके बताइए। ये आनुवंशिक विविधता है। अब देखिए, अब प्रजातीय विविधता। अब प्रजातीय विविधता क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, अलग अलग प्रजातियों में जो होंगे, ये कैसे है? प्रजातीय विविधता से आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों में प्रजातियों में विविधता से है। यानी कि प्रजातीय विविधता किसी समुदाय में प्रजातियों की विभिन्न किस्म को बताती है। ये क्या बताएगी? ये अलग अलग, ये अभी हमने क्या देखा, खरगोश एक ही प्रजाति और अलग अलग तरीके के खरगोश देखे, यहाँ पर स्पीसीज ही अलग हो जाएगी, एक खरगोश, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बंदर, इस तरीके से हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, देखो ये है प्रजातीय विविधता। इसमें अलग अलग प्रजाति दिख रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग स्पीसीज है, ये अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है। अगर मान लीजिए इसी में अलग एक, ये जो सांप देख रहे हो, अगर मान लो सांप के ही हम अलग अलग प्रकार देखते कि ये अलग तरीके का सांप है, ये अलग तरीके का सांप है, तो वो हो जाती आनुवंशिक विविधता, और ये है प्रजातीय विविधता। गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी है, अलग अलग स्पीसीज को दिखाया गया है, ये प्रजातीय विविधता है दोस्तों। अब देखिए सामुदायिक या पारितंत्र विविधता क्या है? एक पारितंत्र ये है, एक पारितंत्र ये है, इन दोनों में जो विविधता है
इन दोनों में जो पाई जाएगी वो पारतंत्र विविधता है। इसमें आप याद रखिए, एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों, एक समुदाय वाला ये, एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच जो पाई जाने वाली विविधता है वो समुदाय के पारतंत्र विविधता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये देख रहे हो, ये है समुद्र पारितंत्र और ये है घास पारितंत्र। अब इन दोनों में अलग अलग विविधता देख रहे हो आप, ये इसकी अलग विविधता है, इसकी अलग विविधता है। ये है हमारी समुदाय के पारितंत्र विविधता। तो बताइए दोस्तों, तीनों तरीके की विविधता आपको समझ में आई? आनुवंशिक विविधता, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कमेंट करके। आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और ये समुदाय के पारितंत्र विविधता। अब देखिए दोस्तों, ये देखो, ये भी समुदाय के पारितंत्र विविधता ही है। जैसे ये देख रहे हो, ये ध्रुवीय क्षेत्रों वाला पारितंत्र है, ये डेजर्ट पारितंत्र है, इसमें अलग तरीके की जीव जंतु पादप पाए जाएंगे, इसमें अलग पाए जाएंगे, इसकी विविधता अलग होगी, इसकी विविधता अलग होगी। ये समुदाय के पारितंत्र विविधता है। अब देखिए, अब इससे जो सवाल था ना, जो इस पर जो एक सवाल था, थैंक यू अजहर खान, वो अब सवाल देखिए, अब वो सवाल आप खुद करोगे। देखिए अभी देखते हैं उसको। और ये रहा, पूछा था कौन सा सही नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि आनुवंशिक विविधता का आशय होता है जातियों में जीनों की भिन्नता, अभी देखा ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, किसी जाति में अपेक्षाकृत कम विविधता से एक रूपता उत्पन्न होती है। हाँ, अगर कोई जाति है मान लो, उसमें कम विविधता है तो एक जैसे दिखेंगे ना, एक रूपता उत्पन्न होगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, सामान्यतः जातियों की संख्या अधिक होने से जाति विविधता में कमी आती है। नहीं दोस्तों, संख्या अगर ज्यादा होगी तो विविधता भी ज्यादा होगी ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और चौथा है, किसी क्षेत्र में आवासों की विषमांगता अधिक होने, ये समुदायों के आवासों या भौगोलिक क्षेत्र की विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। अभी अल्फा बीटा गामा क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ये भी वैसे गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही नहीं है, पूछा है 3 और 4, ए इसका आंसर है। आया समझ में? देखिए, तो ये हमने तीनों तरीके की विविधता को डिस्कस किया दोस्तों। अब देखते हैं हम आगे विविधता का जो ये है मापन कैसे किया जाता है। एक सवाल ये रहा, इसको डिस्कस करते हैं। ये सवाल मापन पर ही है, पहले वो कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर इस सवाल को देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, जैव विविधता का आकलन जो है, यानी जो मापन है, वो 2 प्रमुख घटकों द्वारा किया जाता है। एक तो प्रजातियों की समृद्धि और एक प्रजातियों की समता। ठीक है। दूसरा, प्रजातियों की उच्च क्षमता यह संकेत करती है कि वहां कुछ प्रजातियों का प्रभुत्व है। ये है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये इनका आकलन कैसे करते हैं बायोडायवर्सिटी का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं। तीनों विधि देखिए, एक ये भी है, देखो अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, ये तीनों अभी डिस्कस करके फिर हम ये दोनों सवाल करेंगे और आप खुद इनका आंसर दोगे। फिर देखो, अब जैव विविधता का मापन जब हम कर रहे हैं तो जैव विविधता के मापन में, आकलन में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हम कुल देखेंगे कि जैव विविधता के मापन से आशय प्रजाति की संख्या देखेंगे, उसकी समृद्धि, टोटल संख्या क्या है, उसकी समृद्धि क्या है, इसका आकलन हम करेंगे मापन के अंतर्गत। इसमें 2-3 फैक्ट आप याद रखिए। और क्या देखेंगे इसमें हम, इसमें दोस्तों प्रजातियों की ना कोई क्षेत्र विशेष में हम प्रचुरता देखेंगे, रिचनेस देखेंगे, कितनी प्रचुरता है, कितनी मात्रा में वो पाई जा रही है वहां पर। दूसरा, उन प्रजातियों में समता कितनी है, इवननेस कितनी है, ये भी हम मापन के अंतर्गत देखेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों हम जो कुल संख्या देखेंगे, ठीक है, और जो समता देखेंगे, इनमें कैसे कैसे देखेंगे ये आप पॉइंट याद रखो, समझ रहे हो उसको। प्रजातियों की प्रचुरता के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि समुदाय या पारतंत्र में संख्या कितनी है कुल, ठीक है। और समता के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि जो पारतंत्र पाई जाने वाली जो प्रजाति है ना, उनमें कितनी समानता है, कितने इवननेस है, ये हम मापन करें, ये हम मापन के अंतर्गत देखेंगे। अब देखिए, अब इसको ना 3 विधियों से मापते हैं हम। जैव विविधता का मापन जो करते हैं वो 3 विधियों से करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा, बीटा, गामा, इन तीनों में अंतर पता होना चाहिए। कैसे अल्फा के अंतर्गत देखते हैं, कैसे बीटा में देखते हैं, कैसे गामा में देखें, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अल्फा विविधता क्या है, कोई एक निश्चित क्षेत्र है तो उसके समुदाय पारतंत्र जो है, वो इकोसिस्टम जो है, उसमें जो जैव विविधता है, टोटल कुल संख्या जो है, वो अल्फा बायोडायवर्सिटी है। कैसे, किसी एक समुदाय पारतंत्र प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है, ठीक है। इसको देखो, इस एग्जांपल से समझो, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, ये देखो, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। अल्फा बायोडायवर्सिटी क्या है, ये 3 इकोसिस्टम है, पारतंत्र 1, 2 और 3,
और पारितंत्र 1 में जो प्रजातियां पाई जा रही है ना वो ये है, ए फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है। और इकोसिस्टम 2 में कौन कौन सी प्रजाति पाई जा रही है, सी डी ई और एफ। और थर्ड में ए बी ई एफ जी पी क्यू आर। अब अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या होगी मुझे बताओ, पारितंत्र 1 की अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या होगी। तो हमने देखा ना कि अल्फा बायोडाइवर्सिटी में हम देखेंगे प्रजातियों की कुल संख्या क्या है उस इकोसिस्टम में, तो इसको गिन लीजिए कुल 1 2 3 4 5 6 7 स्पीसीज है इसमें अलग अलग। तो हम अगर आपसे कोई पूछे इकोसिस्टम 1 की अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या है, अल्फा जैव विविधता क्या है, तो 7 स्पीसीज है। और पारितंत्र 2 की क्या है, इसमें 4 स्पीसीज है। और पारितंत्र 3 की क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 स्पीसीज है। ये अल्फा बायोडाइवर्सिटी है, अल्फा विधि है। यानी कि अल्फा में हमने क्या देखा, कोई भी जो इकोसिस्टम है उसमें कुल प्रजातियों की संख्या गिन ली, बस वही अल्फा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए बीटा, अब बीटा विविधता में हम क्या देखेंगे, बीटा विविधता में दोस्तों 2 पारितंत्र है, मान लो अभी इसको भी एग्जांपल से समझेंगे, इकोसिस्टम 1 और 2 या इकोसिस्टम 1 और 3 में हम कुछ इनमें जो तुलना है वो तुलना करेंगे, तुलना की जाएगी इसके अंतर्गत। कैसे करेंगे देखो, इसको ऐसे समझो, वही एग्जांपल सेम। अब मान लेते हैं हम इसमें बीटा विविधता चेक कर रहे हैं, हम पारितंत्र 1 और पारितंत्र 3 इसको उठा लेते हैं। अब मुझे बताइए इसमें कितनी थी, 7 स्पीसीज है, ठीक है। अब हम तुलना कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि पारितंत्र 1 और पारितंत्र जो 3 है इसमें कॉमन प्रजाति कितनी है, जो उसमें भी है और इसमें भी है। ए है इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो हम लिखेंगे बीटा, इसकी बीटा विविधता क्या होगी, 2 तो कॉमन प्रजातियां हैं, 2 तो कॉमन स्पीसीज है, ठीक है। और इनके अलावा इसमें कितनी प्रजाति बची, कितनी स्पीसीज और बची, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और कुल प्रजातियां कितनी है इसमें, 11 स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है 11 अलग अलग तरीके की, और 2 कॉमन प्रजातियां हैं। तो ये है बीटा विविधता, जो बीटा विधि। अब इसमें हमने क्या देखा, 2 इकोसिस्टम की तुलना की है, ये आप याद रखिएगा, बीटा विविधता में ये हम देख रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं गामा विविधता की, तो दोस्तों गामा विविधता जो है ना, ये अल्फा और बीटा का, जो अल्फा और बीटा है इनका गुणनफल है। यानी कि इसमें क्या देखेंगे, इसमें पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी ये जो तीनों इकोसिस्टम है इसमें हम गणना करेंगे। इसको भी आप एग्जांपल से ही समझिए। देखिए इसमें अब हम क्या देखेंगे गामा बायोडाइवर्सिटी में, अब तीनों जो अल्फा बीटा और गामा तीनों को इसमें अभी दोबारा से मैं कंपेयर करके बताऊंगा। अब गामा में हम क्या देखेंगे, इसमें टोटल हैबिटेट कितने हैं, कितने पर्यावास हैं। अब हम टोटल बात कर रहे हैं पूरे भौगोलिक क्षेत्र की, तो इसमें हैबिटेट कितने, 1 2 3 हैबिटेट है, ठीक है। और डिफरेंट स्पीसीज कौन सी है, गिनिए। देखो ए और बी को हम यहां गिन रहे हैं तो इसको यहां नहीं गिनेंगे, ठीक है। सी और डी को यहां गिन रहे हैं तो इसको यहां नहीं गिनेंगे। ई एफ यहां है तो ई एफ को यहां नहीं गिनेंगे। तो टोटल कितना आएगा, काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो इधर हो गई। सी डी इधर आ गया तो इसको नहीं गिनेंगे, 8 और 9 ये इधर आ गए तो इनको नहीं गिनेंगे, 10 11 12 13। और स्पीसीज कितनी है इसमें, हैबिटेट कितने हो गए, 3 पर्यायवासी और स्पीसीज 13। ये गामा बायोडाइवर्सिटी है। अब देखो अल्फा क्या थी, जो इकोसिस्टम है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कुल प्रजातियों की संख्या, वो है अल्फा। जैसे हमने तीनों की अलग अलग देखी थी, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है। बीटा क्या थी, 2 इकोसिस्टम की तुलना करके देख रहे हैं, और उस तुलना से हमको क्या पता लग जाता है कि इस पर्यायवास से या इस इकोसिस्टम से कितने जंतु उधर पलायन कर गए, कितने माइग्रेट कर गए, कुछ कितने उधर से इधर आए, ये सब हम उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। और गामा में हमने क्या देखा, टोटल। अब देखिए इसमें समझिए, इस डायग्राम के माध्यम से और देखिए, ये है अल्फा विविधता। ये क्या कह रहा है कि एक समुदाय की अल्फा विविधता, यानी कि एक जो इकोसिस्टम है उसमें कुल जो संख्या है वो हम देखते हैं अल्फा में। और बीटा क्या कह रहा है, ये देखो समुदायों के बीच, 2 इकोसिस्टम के बीच जो विविधता है वो है बीटा, 2 में जो तुलना किया था। और एक क्षेत्र की विविधता, ये पूरे को काउंट कर रहा है, अल्फा और बीटा का जो टोटल जो है, यानी कि जो पूरे क्षेत्र का जो निकलेगा वो गामा निकलेगा। तो आई होप आपको अल्फा बीटा गामा ये तीनों विधियां समझ में आई होंगी बायोडाइवर्सिटी की। अब उस सवाल पे चलते हैं, वो जो 2 सवाल थे। देखो अभी डिस्कस कर चुके हैं ये तो हम। अल्फा विविधता क्या है,
किसी एक समुदाय या पारतंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, अभी देखा ना अल्फा में कुल संख्या काउंट कर रहे थे हम पारतंत्र की, तो ये स्टेटमेंट सही है। बीटा क्या कह रहा है, बीटा विविधता द्वारा किसी पारतंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों, नहीं संख्या की बात कर रहा है यानी, और उनमें पाई जाने वाली आनुवंशिक समरूपता का आकलन, ये गलत है दोस्तों, बीटा वाला गलत स्टेटमेंट है। सी क्या कह रहा है, गामा विविधता अल्फा एवं बीटा विविधताओं के अवयवों का गुणनफल है। हाँ अभी हमने देखा अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो गामा है। सर बिलर हो रहा है, नहीं यार इंटरनेट तो अच्छा आ रहा है इधर तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो दोस्तों ये हमने विधियों का मापन देखा, जो जैव विविधता का मापन 3 विधियों के माध्यम से। अब एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, देखिए हाँ ये सवाल अब आप बताइए खुद ही कि निम्नलिखित युग में से कौन सा से सही सुमेलित है, अल्फा बीटा गामा पे है, अभी हमने डिस्कस किया था। पहला क्या कह रहा है, अल्फा विविधता यह एक पारतंत्र में प्रजातियों की विविधता को दर्शाती है, एक पारतंत्र में प्रजातियों की विविधता, ठीक बात है। बीटा यह एक क्षेत्र में विभिन्न पारतंत्रों की संपूर्ण विविधता है, नहीं गलत। गामा विविधता यह विभिन्न पारतंत्रों के बीच प्रजाति विविधता है, ये गलत। देखो ये इसमें क्या किया है, ये जो लिखा हुआ है ना ये बीटा के बारे में लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है ये गामा के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर केवल 1 बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब एक कॉन्सेप्ट और है जैव विविधता की प्रवणता, इसको भी आप अच्छे से समझना ये क्या है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, जैव विविधता की प्रवणता क्या है, देखो ये अक्षांश है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ऐसे इधर 30 और 90 यानी ध्रुवीय क्षेत्र आ जाते हैं इधर, और इधर भी ध्रुवीय क्षेत्र आ जाते हैं। तो दोस्तों ये कह रहा है कि उच्च अक्षांशों से यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं, 0 डिग्री की तरफ आते हैं, तो जो प्रजातियों की विविधता में अंतर आता है कुछ, यानी कि प्रजातियों की संख्या में अंतर आता है। दूसरा क्या है, ये पर्वत है, ये फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, ठीक है। ये कह रहा है फिर इसमें जो पहाड़, ये पहाड़ का जो ऊंचा एरिया, ऊपर वाला जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहां से अगर नीचे आते हैं तो भी प्रजातियों की संख्या में अंतर आता है। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है कि उच्च अक्षांशों में कम थे और यहाँ पर ज्यादा है, ये ही प्रजातीय प्रवणता है, जैव विविधता की प्रवणता है। अब ये क्या रहती है, ये आप याद रखिएगा, उच्च अक्षांश से अगर निम्न अक्षांश की तरफ आते हैं, यानी ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, तो जैव विविधता में वृद्धि होती है। ये यूपीएससी का सवाल था 2011 वाला जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, ये पर्वत वाला, इसमें अगर इधर से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर प्रजातियां ज्यादा पाई जाती है दोस्तों, यहाँ जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है और यहाँ जैव विविधता कम पाई जाती है। ये जैव विविधता की प्रवणता है, ठीक है। आई होप आज वाली क्लास का सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हों। तो कल मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, बायोडाइवर्सिटी का जो पार्ट 2 है उसके साथ, जिसमें हम देखेंगे भारत में जैव विविधता। और आप अपना रिवीजन करते रहिए, कल और हम क्लास लेंगे, सैटरडे हम ऑफ रखेंगे, 2 दिन आप रिवाइज करना, सैटरडे और संडे, और फिर मंडे को उसके बाद मिलेंगे, कल और क्लास होगी, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।